नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को अल्टीमेटम दिया गया है। 48 घंटे के भीतर काम पर वापस लौटने का आदेश दिया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को हड़ताल खत्म नहीं करने पर सैलरी रोकने की का भी चेतावनी दी गई है। नौकरी से निकालने का भी निर्देश जारी हुआ है। महिला बाल विकास विभाग ने यह आदेश जारी किया है। आंदोलन जारी रहा तो मानदेय भुगतान लंबित किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को अल्टीमेटम दे दिया गया है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में। 48 घंटे के भीतर उन्हें काम पर वापस लौटने का आदेश दिया गया है। दरअसल अपनी कुछ मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हड़ताल पर हैं और इससे कई तरह के कामकाज, खासतौर से जो बच्चों की शिक्षा दीक्षा प्रभावित हो रही है। अब इन्हें 48 घंटे के भीतर काम पर लौटना होगा। यह आदेश महिला बाल विकास विभाग ने दिया है और अगर 48 घंटे के भीतर काम पर ये नहीं लौटते हैं तो फिर नौकरी से निकालने का भी आदेश जारी हुआ है। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज 18 संवाददाता रायपुर से। युगल, 48 घंटे का अल्टीमेटम है, लेकिन रुख क्या नजर आ रहा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का? प्रशांत, 23 दिनों से लगातार आंदोलन पर बैठे हुए हैं। प्रदेश में 47,000 से अधिक आंगनबाड़ी जो केंद्र है वो स्थापित किए गए हैं और इसमें 80,000 से भी अधिक हैं वो जो महिला जो कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, वो काम करते हैं। शासन के तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन यहाँ से किया जाता है। बच्चों को पोषण आहार से लेकर के वजन, तमाम तरह के जो काम है वो संचालित वहाँ पर होते हैं। विगत 24 दिनों से लगातार जो आंदोलन की वजह से पूरी तरह से आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लटका हुआ है। ऐसे में महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक आदेश जारी किया है और इसे सीधा अल्टीमेटम कहा जा सकता है। 48 घंटे के भीतर अगर ये वापसी नहीं लौटते हैं तो कार्रवाई करने के निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। और साथ ही साथ जो महिला बाल विकास के जो परियोजना अधिकारी है, तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है प्रदेश भर के कि जो आंदोलनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, उनसे बातचीत करें और बातचीत अगर नहीं होती है, आंदोलन पर नहीं लौटते हैं तो उन्हें बाहर का भी रास्ता दिखाया जा सकता है। एक बड़ा आदेश कहा जा सकता है और अल्टीमेटम है। देखना ही होगा कि अल्टीमेटम का असर कितना होता है। लेकिन जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का जो रुख है, इससे साफ जाहिर होता है कि अभी आंदोलन और भी खिंच सकता है। विभागीय आदेश का असर होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रशांत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, खबर के लिए। और अब एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं रायपुर से। ये बड़ी खबर है, कोरर में हादसे में घायल 8वें बच्चे की भी जान चली गई है। इलाज के दौरान मेकाहारा में बच्चे की मौत हो गई। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरर में सड़क हादसे में इससे पहले ही 7 बच्चों की जान जा चुकी थी। हादसे में कुल 8 बच्चों की अभी तक जान जा चुकी है। तो ये बेहद ही दर्दनाक मामला था। 8वें बच्चे की भी जान चली गई है। दरअसल बेकाबू ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी थी और इस ऑटो में स्कूली बच्चे सवार थे। इस हादसे में 7 बच्चों की पहले ही मौत हो गई थी और अब इलाज के दौरान 8वें बच्चे ने भी दम तोड़ दिया है। मेकाहारा अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा था। बेहद ही दर्दनाक यह हादसा था। कई मासूमों की जान इस हादसे में चली गई थी। 7 बच्चे पहले ही काल के गाल में समा गए थे और 8वें बच्चे की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो आपको एक बार फिर बता दें, ये बड़ी खबर, कोरर में दरअसल बेहद ही दर्दनाक हादसा पेश आया था और उस हादसे में ऑटो में सवार 7 बच्चों की पहले ही मौत हो चुकी है। और जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता, बहुत ही हृदय विदारक दर्दनाक यह हादसा था। 8वें बच्चे की भी मौत हो गई है।
बिल्कुल, देखिए कोरोना के पास जो हादसा हुआ था वो बहुत भयावह था और वहीं पर स्पॉट में 5 बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद 3 को हॉस्पिटल रेफर किया गया था, जिसमें से 2 की रास्ते में मौत हो गई थी। एक जो बच्चा बहुत सीवियर कंडीशन में था, उसको इलाज के लिए मेकाहारा लाया गया था, लेकिन हेड इंजरी बहुत ज्यादा थी और जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना था कि पूरी बॉडी में एक भी ऐसा अंग नहीं था जहां पर चोट ना आई हो और पूरी जो हड्डियां हैं वो चटक गई थी। हालांकि पूरी कोशिश की जा रही थी ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट और जो सिर के जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से कि किसी तरह से उस बच्चे को बचाया जा सके, लेकिन आज दुर्भाग्य से उसकी भी मौत हो गई और कुल जो है जो 8 जो बच्चे थे ऑटो में मौजूद थे, उन 8 की मौत हो चुकी है। अपने आप में ये बहुत भयावह हादसा है और ये इस हादसे में अगर हम बात करें तो किस तरह से एक ऑटो चालक की जो लापरवाही है वो इन बच्चों के लिए जानलेवा हो गई और इसके साथ ही बेलगाम जो रफ्तार है ट्रक की वो जो है वो इस हादसे के लिए एक तरह से कहे कि जिम्मेदार माना जा रहा है। और इस पूरे मामले में अगर बात करें तो ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी ऑटो चालक की स्थिति को लेकर भी अगर हम बात करें तो उसकी स्थिति भी काफी गंभीर बनी हुई है। देखना यह है कि इस मामले में आगे जाकर फिर किस तरह से कार्रवाई होती है और सबक लिया जाता है या नहीं। जी ठीक है जी, चले, बहुत शुक्रिया ममता जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां भिलाई इस्पात संयंत्र में बड़ा हादसा पेश आया है। कपलिंग मशीन में एक मजदूर का पैर फंस गया, घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर प्लांट के बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। मजदूर विनय मौर्य मेंटेनेंस का काम कर रहा था, उसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गया। काम के दौरान मोटर कपलिंग में मजदूर का पैर जा फंसा। प्लांट के अंदर हुआ, प्लांट जिम्मेदार होता है इसका। लापरवाहीपूर्वक काम कराएंगे और तो इस हादसे के बाद परिवार वाले जमकर हंगामा करते भी नजर आए। मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश, क्या वजह रही इस हादसे की, कैसे हादसा हुआ, अभी क्या स्थिति है और शख्स की? देखिए, बताना चाहूंगा कि काफी गंभीर हादसा रहा है। इसमें फिर से एक बार प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है और प्रबंधन इस बार भी इस पूरी घटना को छुपाने का प्रयास करता रहा। थोड़ी देर पहले मैं जिस जगह में खड़ा हूं, ये पीछे भिलाई का मेन हॉस्पिटल कहलाता है, सिक्रेंक हॉस्पिटल। यहाँ पर मरीज को लाया गया था। पैर काफी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, उसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच में जो परिजनों का जो आक्रोश वो फूट पड़ा, क्योंकि वो उन्होंने ये कहना था, सीधा प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया और ये कहा कि उन्होंने यहाँ पर भी सही तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है, उनको शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा मामला भिलाई इस्पात संयंत्र में जब रेल मिल में हुआ था, आज सुबह हुआ था, जब कपलिंग मशीन में मजदूर विनय मौर्य का पैर फंस गया और उसके बाद जो है वो काफी चीख पुकार मच गई और हड़कंप मच गया। घंटों तक फंसा रहा। कपलिंग के जो मशीन से उसको काटा गया था और उसके बाद उसके पैर को निकाला गया, तो घुटने का एक हिस्सा जो पूरा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और यहाँ पर काफी भीड़ लग गई। उच्चाधिकारी मौके पर पहुंच गए। बीएसपी के प्रबंधन एक बार फिर ये जांच की बात कह रहा है, लेकिन सवाल यही उठता है कि भिलाई स्टील प्लांट में लगातार इस तरह के हादसे होते रहते हैं। कुछ बड़े हादसे हैं जो सामने आ जाते हैं, कुछ ऐसे जो अंदर ही दबे रहते हैं। प्रबंधन बार बार इसको छुपाने का प्रयास करता है। आज भी जब हमारी मीडिया की टीम यहाँ पर की कोशिशें भी होती हैं और लापरवाही अक्सर ऐसे हादसों की बड़ी वजह बनते हैं, प्रबंधन की भी लापरवाही, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मिथिलेश। आगे बढ़ेंगे, नारायणपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष की हत्या की जिम्मेदारी नक्सलियों के पूर्व उत्तर डिवीजन कमेटी ने ले ली है। छोटे डोंगर के 2 और राजनीतिक लोगों को चेतावनी दी गई है। ओरछा मार्ग में नक्सलियों ने बैनर लगाया है। नक्सलियों ने बीजेपी नेता सागर साहू पर आरोप लगाया है। तो ये बड़ी खबर है नारायणपुर से, जहां बीजेपी जिला उपाध्यक्ष की हत्या की जिम्मेदारी नक्सलियों की पूर्व उत्तर डिवीजन कमेटी ने अपने ऊपर ले ली है और छोटे डोंगर के 2 और राजनीतिक लोगों को भी चेतावनी दी गई है। न्यूज 18 संवाददाता विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। विवेक, इस हत्याकांड पर जमकर सियासत भी हुई थी, अब नक्सलियों ने इसकी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली, लेकिन चेतावनी भी दे दी। जी हाँ प्रशांत जी, जिस तरीके से छोटे डोंगर इलाके में लगातार विकास के कार्य हो रहे थे और
नेता हों या कांग्रेस के नेता हों लगातार बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे थे उसमें और विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे थे। लगातार नक्सली विकास कार्यों का विरोध कर रहे थे और इसी तारतम्य में वो उन्होंने 2 से 3 बार सागर साहू को चेतावनी भी दी थी कि विकास कार्यों से दूर रहें, क्षेत्र में विकास की बातें ना करें। पर यह हुआ था कि 2 दिन पहले नक्सलियों ने सागर साहू के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी। अब उसके बाद आज उन्होंने बैनर पोस्टर टांगा है, ओरछा मार्ग में बैनर पोस्टर लगाया है जिसमें क्षेत्र के 2 नेताओं को भी उन्होंने वहां पर चेतावनी दी है कि विकास कार्यों से दूर रहें और जो नक्सलियों की चेतावनी दी जा रही है उस पर ध्यान दें। तो इस बैनर पोस्टर की लगने की जैसी जानकारी लगी थी तो नारायणपुर पुलिस ने मौके से बैनर पोस्टर उठा लिया। हालांकि एसपी पुष्कर शर्मा से जब चर्चा की गई तो उन्होंने कहा था कि पूरे मामले की जाँच कराई जा रही है, आखिर ये बैनर पोस्टर नस्ली ने लगाया किसी और ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विकास कार्य हैं लगातार उस क्षेत्र में हो रहे हैं उसको लेकर नक्सली हमेशा विरोध करते रहे और इस जो भाजपा नेताओं की हत्या हो रही है उसमें जमकर राजनीति भी हुई है, आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो विकास कार्य का विरोध कर रहे हैं नक्सली उस पर कैसे रोक लगाई जाए। नक्सलियों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि 2 साल तक नक्सली लगातार कोविड काल में काफी बैकफुट पर थे, लेकिन अब नक्सली लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल एक बार फिर से नक्सलियों की सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है और बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए विवेक। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के 85वें अधिवेशन की तैयारियों का जायजा लेने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आज रायपुर आ रही हैं। रायपुर में कुमारी शैलजा अधिवेशन स्थल का दौरा करेंगी और तैयारियों का जायजा लेंगी। इसके साथ ही कुमारी शैलजा रायपुर में कांग्रेस दफ्तर में अधिवेशन को लेकर पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगी। कांग्रेस दफ्तर में स्वागत समिति की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। बैठक में कुमारी शैलजा अधिवेशन को लेकर पार्टी नेताओं के साथ मंथन भी करेंगी। बता दें कि कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से कांग्रेस के 10,000 से ज्यादा डेलीगेट्स पहुंचेंगे। और न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हैं। ये कितना महत्वपूर्ण होने वाला है अधिवेशन, चूंकि चुनाव भी हम इस लिहाज से भी जोड़कर देखें इसे छत्तीसगढ़ में। देखिए, अधिवेशन अपने आप में महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ चुनावी साल है यहाँ पर और कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उनके देश भर के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए तो अहम होता ही है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो मैं छत्तीसगढ़ के एंगल से अगर बताऊं तो यहाँ पर ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। एक माहौल बनेगा, तमाम बड़े लीडर्स यहाँ पर पहुँचेंगे और पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है रायपुर में ये महाधिवेशन। इस वजह से भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नया रायपुर में जो है पूरी तैयारियां तेज हो रही हैं। लगातार केंद्रीय नेताओं का आना का सिलसिला चल रहा है, वो समीक्षा कर रहे हैं। कुमारी शैलजा भी इसी सिलसिले में आज यहाँ थोड़ी देर में पहुँचने वाली है और उसके बाद वो एक समीक्षा बैठक करेंगी। जो रिसेप्शन कमेटी है, जो स्वागत वाली करने वाली कमेटी है, उसके साथ वो बैठेंगे। किस तरीके से स्वागत कमेटी काम करेगी, क्या उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जैसी कई अहम चीज़ें जिस पर बात होगी। इसमें कल 15 एडिशनल नाम और जोड़े गए हैं इस कमेटी में, स्वागत कमेटी में, तो उनके साथ कुमारी शैलजा बैठक करेंगी। उसके बाद जो स्थल है जहां पर ये तैयारियां चल रही है उसका निरीक्षण वो करेंगी वहां पर जाकर, क्योंकि कुमारी शैलजा प्रभारी हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो लगातार चल रही है और जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है नेताओं के आने का सिलसिला भी तेज हो रहा है और काम भी अंतिम रूप में पहुंच रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में इस वक्त इसको लेकर तैयारियां, खासकर राजधानी रायपुर की अगर मैं बात करूं, तमाम बड़े होटल्स बुक किए गए हैं क्योंकि पहले तय लगा था कि वहाँ पर अधिवेशन स्थल पर कुछ बनाया जाएगा, कमरे जहाँ पर रुकवाने की व्यवस्था होगी। बाद में होटलों में शिफ्ट किया गया है। तो रायपुर के होटल जो है वो मान के चलिए 24, 25, 26 पूरी तरह से बुक रहने वाले हैं। किसी को कोई जगह वहाँ पर नहीं मिलने वाली। तो आप समझ सकते हैं कितने वृहद स्तर पर ये तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां इस अधिवेशन की छत्तीसगढ़ में, रायपुर में खासतौर से चल रही। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, कुमारी शैलजा के रायपुर दौरे पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के दौरे पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी विधायक रंजना साहू ने निशाना साधा है और शैलजा जी से उम्मीद है कि प्रदेश में चल रहे युद्ध को बंद करेंगी, बिना डरे सामने से वार करेंगी। बाकी फैसला तो जनता को करना है। बस्तर में नक्सलियों को आगे कर लड़ाई लड़ने का आरोप भी बीजेपी ने लगाया है।
माननीय शैलजा जी, आप छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी हैं और आपसे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में चल रहे इस युद्ध को आप बंद करेंगी और बिना डरे आप सामने से वार करेंगी। बाकी फैसला जनता को करना है। प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी पर से जनता का विश्वास उड़ गया है, क्योंकि वो आमने सामने की लड़ाई कर नहीं पा रहे और वो पीछे से लड़ाई लड़ते हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर जैसे क्षेत्रों में लड़ाई के लिए वो नक्सलियों को आगे करते हैं। मैदानी क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ताओं को लगातार परेशान किया जा रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है और अपने अधिकारियों को आगे करते हुए लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को जिला बदर करने की कार्यवाही पर अनुशंसा कर रहे हैं। आपने तो जब प्रदेश में कदम रखा तभी आपने माननीय मुख्यमंत्री का जो मायावी युद्ध है वो आपने देख लिया है। और 20 फरवरी को भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट की बैठक में अंतरिम बजट पर चर्चा होगी। कैबिनेट में बजट को अंतरिम रूप दिया जाएगा। इसके साथ ही बजट में कई अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। बजट और कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले 20 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक को अहम माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि 20 फरवरी को भूपेश बघेल कैबिनेट की भी बैठक होने जा रही है और कैबिनेट की बैठक में अंतरिम बजट पर भी चर्चा होनी है। कैबिनेट में बजट को अंतरिम रूप दिया जाएगा और साथ ही बजट में कई जो अहम प्रस्ताव हैं उन पर भी चर्चा संभव है। बजट और कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले 20 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक को बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम माना जा रहा है। 20 फरवरी को होगी भूपेश कैबिनेट की बैठक। तो बड़ी खबर है, 20 फरवरी को भूपेश कैबिनेट की बैठक होने जा रही। कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा संभव। आगे बढ़ेंगे। नक्सलवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री का बड़ा बयान। वामपंथ उग्रवाद बिहार झारखंड में करीब करीब खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी वैक्यूम को भरा है, कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। छत्तीसगढ़ में बहुत कम समय में स्थिति सामान्य होगी। 20 साल में पहली बार हताहत होने वालों की संख्या कम हुई है। हताहत होने वाले सुरक्षाकर्मी और नागरिकों की संख्या कम हुई है। नक्सलवाद अब 1/3 जिले में रह गया है। और रायपुर से बड़ी खबर। देश भर के साधु संत छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करेंगे। 18 फरवरी को एक साथ पदयात्रा पर निकलेंगे साधु संत। विश्व हिंदू परिषद के संयोजक चंद्रशेखर वर्मा का बयान आया है। देश भर के साधु संत छत्तीसगढ़ की पदयात्रा करने वाले हैं। कई जिलों से होते हुए 19 मार्च को रायपुर पदयात्रा पहुंचेगी। 19 मार्च को धर्म सभा के रूप में यात्रा का समापन होगा। सभी संत भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का संकल्प लेंगे। संत निचले स्तर पर रहने वाले लोगों के घरों तक जाएंगे। दंतेश्वरी मंदिर, रतनपुर, माता महामाया मंदिर, बमलेश्वरी मंदिर और चंद्रहासिनी मंदिर से यात्रा निकलेगी। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल संत छत्तीसगढ़ में यात्रा करने जा रहे हैं और देश भर के जो साधु संत हैं वो छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करेंगे। 18 फरवरी को एक साथ पदयात्रा पर निकलेंगे साधु संत। विश्व हिंदू परिषद के संयोजक चंद्रशेखर वर्मा ने जानकारी भी दी है कि देश भर के जो साधु संत हैं वो छत्तीसगढ़ की पदयात्रा करने वाले हैं। कई जिलों से होते हुए 19 मार्च को रायपुर पहुंचेंगे साधु संत और 19 मार्च को धर्म सभा के रूप में यात्रा का समापन किया जाएगा। सभी संत भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का संकल्प भी लेंगे और संत निचले स्तर पर रहने वाले लोगों के घरों तक भी जाएंगे। इसके अलावा दंतेश्वरी मंदिर, रतनपुर, माता महामाया मंदिर, बमलेश्वरी मंदिर और चंद्रहासिनी मंदिर से यात्रा निकलेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल छत्तीसगढ़ में साधु संत पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। 18 फरवरी को एक साथ साधु संत पदयात्रा का आरंभ करेंगे और पदयात्रा दंतेश्वरी मंदिर, रतनपुर, माता महामाया मंदिर, बमलेश्वरी मंदिर और चंद्रहासिनी मंदिर से यात्रा की शुरुआत होगी।
और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन। दिल्ली, मुंबई सहित कई लोकेशन पर कार्रवाई। इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन जारी। नक्सलवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। बिहार झारखंड में वामपंथ उग्रवाद का खात्मा। छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी वैक्यूम को भरा गया। बहुत जल्द स्थिति होगी सामान्य। 20 फरवरी को भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक। बजट को दिया जाएगा अंतिम रूप। कई अहम प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आज रायपुर दौरे पर। कांग्रेस के महाधिवेशन की तैयारियों का लेंगी जायजा। पार्टी नेताओं के साथ करेंगी बैठक। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 48 घंटे के भीतर काम पर लौटने का अल्टीमेटम। हड़ताल जारी रखने पर नौकरी से निकालने की चेतावनी। महिला बाल विकास विभाग ने जारी किया आदेश। नक्सलियों ने ली नारायणपुर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष की हत्या की जिम्मेदारी। बैनर लगाकर छोटे डोंगर के 2 और नेताओं को दी चेतावनी। जांच में जुटी पुलिस। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।